जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा में डायरेक्ट पूछने जाने वाला है, उसी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है। अगर आपका भी सपना है मैट्रिक में टॉप करने का तो यह चैनल और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और इस वीडियो को भी पूरा अंत तक देखना है। देखिए आपको मजा आने वाला है। मैं वही प्रश्न कराऊंगा जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, आलतू फालतू एक भी प्रश्न नहीं कराऊंगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है 30 प्रश्न करा चुके हैं। अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 31वां से स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन और यहाँ आई बटन में यहाँ देखिएगा तो शो होगा, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं 1 से 30 तक क्वेश्चन। क्लियर है? तो पहला प्रश्न कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तर बच्चों याद रखना है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी जो होता है उसमें सभी दूरियां मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? तो याद क्या रखना है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर आपको तो मापी जाती है आपको ध्रुव से। कहां से? तो पोल यानी ध्रुव से जो है सभी की दूरी मापी जाती है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में। याद रखना है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव से। प्रश्न 32 कह रहा है कि सघन माध्यम के विरल माध्यम में, ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I बराबर कह रहा है 0 नहीं होना चाहिए और अपवर्तन कोण यानी R में क्या संबंध होता है? देखिए पहले तो यहां गौर से प्रश्नों को पढ़िएगा। आपको बोला जा रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब जो है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा। जखने अभिलंब से दूर हटा, इसका मतलब क्या हो गया? वहां जो अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा और आपतन कोण का मान घटेगा। तो इसलिए इसका सही संबंध क्या हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो ऑप्शन सी को गौर से देखिए, यहाँ आर का मान ज्यादा है आई से। इसका कहने का मतलब हुआ यह जो है अपवर्तन कोण का मान जो है आपतन कोण से अधिक है। यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब ऐसा होगा। क्लियर है? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको? अब चलिए हम लोग जो है इसके अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए प्रश्न 33 क्या कह रहा है, प्रश्नों को पढ़िए पर बच्चों। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? अब कौन सा पदार्थ है जिसको जो है जिसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं? पर यहाँ ऑप्शन आपके सामने नीचे दिया गया है। ऑप्शन देखिए आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो किसका उपयोग जो है लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, तो आपको पता होगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर आप पढ़े होइएगा तो जरूर इसका आंसर दीजिए। यहाँ जो है जल का भी उपयोग होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। तो यहाँ मिट्टी जो दिया है इसका उपयोग नहीं होता है। किसका उपयोग नहीं होता है? तो याद रखना है, लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न 34 कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। क्या कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता जो है 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। उस लेंस की फोकस दूरी है पर जो कितना होगा? फॉर्मूला आपको याद होगा, लेंस की क्षमता का फार्मूला P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। याद रखिएगा इस फार्मूला को। क्या होता है फार्मूला? P बराबर 1/f। अब देखिए क्या चाहिए आपको? फोकस दूरी चाहिए। फोकस चाहिए तो यहाँ जो है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुना कैंची गुना, तो यहाँ जो है P नीचे आ जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। यहाँ समझे इस चीज को, F यहाँ ले आए और P को यहाँ कर देंगे, तो F बराबर 1/p हो जाएगा। अब P का मान 1 डायोप्टर दिया हुआ है पर बच्चों, P का मान क्या दिया गया है? 1 डायोप्टर, F बराबर 1/1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, लेंस की क्षमता जो है यहाँ मीटर में होती है, तो यहाँ 1/1 यानी 1 हो जाएगा। 1 जो है 1 मीटर मतलब क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर में आंसर नहीं दिया है तो 100 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लस वाला आंसर होगा क्योंकि उत्तल लेंस के बारे में कह रहा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो गया? आप जोर से बोलिए बच्चों, जहां है वहीं से बोलिए। 100 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही हो गया। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाली ध्यान रखिएगा वही कॉन्सेप्ट, P बराबर 1/f, वहीं से वह जो है पूरा क्वेश्चन बना है। प्रश्न 35 कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? बच्चों आप
प्रश्न को समझिए अपनी भाषा में। कोई वस्तु है, कह रहा है कि उसको वास्तविक तथा समान साइज के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, जैसा उसका जो है जैसन वस्तु है वैसने फिगर प्राप्त करने के लिए, वैसने प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को जो है उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा पर बच्चों, आपको कहां रखा जाना चाहिए, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर जब रखिएगा तो समान साइज का जो है प्रतिबिंब बनेगा, जैसा वस्तु है वैसा, याद रखिएगा। प्रश्न 36 को पढ़िए। कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है। प्रश्नों को समझ गए? क्या कहा जा रहा है कि कोई गोलीय दर्पण है और किसी गोलीय लेंस है, एक दर्पण है और एक क्या है, लेंस है, दोनों का फोकस दूरी आपको बताया जा रहा है कि -15 सेंटीमीटर है। तब आपको कह रहा है कि दर्पण तथा लेंस जो है संभव क्या हो सकता है। पहला कह रहा है कि दोनों अवतल हो सकता है, ऑप्शन बी कह रहा है दोनों उत्तल हो सकता है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि दर्पण अवतल और लेंस जो है उत्तल हो सकता है। इसी तरह ऑप्शन डी कह रहा है कि दर्पण जो है उत्तल तथा लेंस अवतल हो सकता है। क्या हो सकता है पर बच्चों जल्दी से बताइए। सही आंसर याद रखिएगा, दोनों अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा। याद रखना है, देखिए यहां माइनस में दिया गया था, यह भी देख के आप दे सकते हैं। फोकस दूरी माइनस में जो है किसका होता है, तो अवतल का होता है, याद रखना है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37 को पढ़िए। क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए प्यारों, यह प्रश्न जो है ना सदाबहार है। कहने का मतलब हुआ बार बार आपसे पूछा जाएगा और आप इसको चुटकियों में उड़ा दीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो किसको नहीं पता है, सबको पता है। प्रकाश के अपवर्तन चाहे प्रवर्तन दोनों के 2 नियम होते हैं। प्रश्न 38 कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए भाई साहब, कितना बार ये पूछा गया है। 2012 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 15 में 2 बार पूछा गया है, ये तो हद हो गया। 21 में भी पूछा गया है, 20 में, 23 में, 24 में, मतलब सीधे समझिए ये आना ही है और इसको आप उड़ा दीजिएगा, काहे कि 1 नंबर आपको फ्री में मिल रहा है। प्रकाश के परावर्तन पूछे चाहे अपवर्तन, दोनों को जो है 2 ही नियम है, मतलब 2 ही नियम है, याद रखना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपने फटाक से लगा दिया होगा। प्रश्न 39 को पढ़िए। कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। प्यारे बच्चों, बताना है आपको, सरल सूक्ष्मदर्शी जो है इसमें किस लेंस का उपयोग होता है, किस लेंस या दर्पण का उपयोग होता है। याद रखना, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, जोर से बोलिए, उत्तल लेंस का। प्रश्न 40 कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। देखिए ये प्रश्न भी कितनी बार पूछा गया है, 15 में, 19 में, 21 में, 23 में। ये सारे प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको तो लग रहा होगा ये सब चुटकियों का सवाल है, लेकिन ये पूछा जाता है आपके बोर्ड में, इसलिए आपको सभी को बनाते चलना है। तो किसी माध्यम कि अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो याद रखना है बच्चों क्या होता है, जल्दी से बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में साइन आई बट्टे साइन आर होता है। ध्यान दीजिएगा, आई जो है ऊपर में है, नीचे में आर रहना चाहिए। साइन आई बट्टे साइन आर। कभी कभी आप गलती कर दीजिएगा, देखिए ऑप्शन बी ओ देल है, धरफल में मार दीजिएगा साइन आर बट्टे साइन आई, आपको लग रहा है कि सही है, पता चला गया 1 नंबर। तो ध्यान से मारना है, आई वाला ऊपर रहना चाहिए। प्रश्न 41 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। अब प्यारे बच्चों आपको बताना है उत्तल लेंस क्या होता है। ऑप्शन के अनुसार अगर सोचिएगा तो यहां जो है कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है सभी जगह समान मोटाई का, बिल्कुल नहीं होता है, सभी जगह समान मोटाई नहीं होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। पर बच्चों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तल लेंस जो होता है क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बीच में मोटा होता है, पेट निकला हुआ रहता है, ऊपर नीचे पतला रहता है, समझे। तो ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर से आ गया देखिए सदाबहार प्रश्न। ये सब प्रश्न जो है ना आपको पूछा जाएगा, बहुत ही आसान रहता है। पर बच्चों देखिए कितनी बार पूछा गया है, आपका तो देख के लग रहा होगा अरे यार क्या पूछ दिया है, बहुत ही आसान है। लेकिन पर बच्चों हमेशा जो है ऐसे प्रश्न जब भी आपके बोर्ड में आए तो आपको आराम से बनाना है। अवतल लेंस का आवर्धन पूछा जा रहा है, एम बराबर क्या फार्मूला होता है, तो जल्दी से बताइए आप कमेंट बॉक्स में। भी बट्टे यू होता है, भी बट्टे यू होता है, एम बराबर भी बट्टे यू, याद रखना है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या संबंध होता है, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच। सीधा भाषा में समझिए ना, फोकसांतर कुछ लिख दिया है, फोकस और आपको जो है वक्रता त्रिज्या के बीच में पूछा जा रहा है। तो एफ क्या फार्मूला होता है, एफ बराबर आर बट्टे 2, याद यही रखना है आपको, एफ बराबर आर बट्टे 2 रखना है। अब देखिए यहाँ जो है ऑप्शन ए ही देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको घुमा के पूछ दिया है।
आप तो सबका क्लासेज का स्टूडेंट है ना, आपको तो सब पता होगा। घुमा के पूछता तो क्या बात है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है। यहाँ 2 आ जाएगा, देखिए f बराबर r/2, यहाँ 2 ले आइएगा तो f बराबर r/2 नहीं हो जाएगा। पूछ के घुमा के पूछिए चाहे सीधा करके, जवाब तो देंगे ही। क्लियर है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है बच्चों। प्रश्न 44 कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? बहुत लल्लू सा सवाल है, क्या कहा जाता है जल्दी से बताइए बच्चों। तो निर्गत कोण कहा जाता है, निर्गत कोण कहा जाता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 45 कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए यहाँ उत्तल लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है। देखिए कोनो हो, फॉर्मूला क्या होता है, उत्तल अवतल दोनों का लेंस की क्षमता का P बराबर 1/f, यही ना होता है। आपको जो है इसी P का मान आपको पूछा जा रहा है, तो 1/f का मान क्या दिया है 1 मीटर, 1/1 मतलब 1 के न हुआ, 1 डायोप्टर बिल्कुल लगा देना है, आप तो आसानी से बना लिए होइएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 46 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। वस्तु कहां रहता है जब अवतल दर्पण में, तो काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। पर बच्चों कहां रहता है, तो याद रखिएगा कहां रहना चाहिए, तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच रहना चाहिए, दर्पण और उसके फोकस के बीच, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी डायरेक्ट पूछा जाता है। प्रश्न 47 कह रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। अब कौन दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब जो है सीधा एवं छोटा होता है, याद रखिएगा बच्चों कौन दर्पण, तो उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, तो सीधा एवं छोटा बनता है। 48 प्रश्न है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा बच्चों अवतल दर्पण को क्या नाम किस नाम से जाना जाता है, एक अन्य नाम से अभिसारी नाम से, याद रखिएगा। उत्तल को अपसारी। प्रश्न 49 क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। अब उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो याद रखिएगा काल्पनिक एवं छोटा होता है। अब ये देखें उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और छोटा होता है। प्रश्न जो है 50 क्या कह रहा है, प्रश्नों को पढ़िए। कह रहे निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अब कौन दर्पण द्वारा जो है किसी भी वस्तु का वास्तविक मतलब रियल जो है इसका इमेज मतलब प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो कौन दर्पण द्वारा पे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण द्वारा जो है रियल जो है इमेज प्राप्त किया जाता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 51 क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्नों को पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें जो है बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो जब छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल में बनता है तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों, ऑटोमेटिक बात है, किसमें बनेगा, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या बनता है, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न 52 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा काल्पनिक होता है। क्या होता है बच्चों, काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं, किसी 53 कह रहे हैं किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अब किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण की लेंस से बच्चों, तो याद रखना है सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण से जो है आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। मतलब आवर्धित करने का मतलब बड़ा, क्या आसान भाषा में समझिए तो आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण द्वारा बनता है, याद होगा आपको। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 54 कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा बच्चों क्या रहता है, हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, ध्यान रखना है दोनों बातों को। प्रश्न 55 कह रहा है किस दर्पण में हमेशा जो है आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब ये हमने बताया है छोटका कहां बनेगा, तो उत्तल दर्पण में, बड़का कहां बनेगा, तो अवतल दर्पण में। याद है ना इस कॉन्सेप्ट को, छोटा बनेगा उत्तल दर्पण में, बड़ा बनेगा अवतल दर्पण में। ट्रिक याद रखिए, उत्तल देखिए छोटा है, छोटा उत्तल देखिए 3 अक्षर का है, अवतल कितने अक्षर के है, 4 अक्षर के, इसलिए अवतल से जो बनेगा बड़ा बनेगा, उत्तल से जो बनेगा छोटा बनेगा। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक आ गया भाई। प्रश्न 56 कह रहा है बच्चों निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब आपको बताना है कौन दर्पण की जो फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रखिएगा बच्चों इस प्रश्न को बार बार आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही जबरदस्त है। उत्तल दर्पण का जो है फोकस दूरी हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। इसी में जो है आपसे पूछा जाएगा अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है, दोनों को याद रखते चलिए साथ साथ। 57 प्रश्न कह रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। फोकस
फोकस का अंतर यानी फोकस सांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस सांतर। प्रश्न 58 कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है? अभी ये हमने बताया बच्चों, क्या होता है? f बराबर r/2 होता है। इसी को घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आप जो है सबका क्लासेज के स्टूडेंट है, आप नहीं फंसिएगा, क्योंकि हमने जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है। f बराबर r/2 यहाँ बिल्कुल आसानी से दे दिया तो वही लगा देते, घुमा के भी देता तो हम लोग भी इसको जो है पकड़ लेते। क्लियर है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। 59 क्या कह रहा है? प्रश्नों को जरा गौर से पढ़िए कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पर जो देखिए, हजामत बनाने के लिए, हजामत का मतलब दाढ़ी बनाने, तो दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है? याद रखिएगा, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाएगा। देखिए कितनी बार पूछा गया, 15 में, 16 में, 21 में, 22 में, 24 में, धराधर यही तो आना है। इसी को गलती नहीं करना है, तभी आप अच्छा नंबर ला पाइएगा किसी भी प्रश्न। क्लियर है? तो हजामत बनाने में किसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, किसका उपयोग होता है? तो हमेशा याद रखना है अवतल दर्पण का। किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। इसमें ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, याद रखिएगा, डायरेक्ट अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग जो है हजामत बनाने में करते हैं। कभी कभी इसी में पूछा जाएगा साइड मिरर में, गाड़ी बस उसमें जो है साइड मिरर में किसका उपयोग होता है? तो वहां उत्तल दर्पण का होता है, याद रखिएगा। देखिए हमने जो है इसमें टोटल 30 प्रश्न कराए हैं। आपको यकीनन पूरा मजा आया होगा, क्योंकि हमने जो है आपको पूरा इंटरटेनमेंट के साथ पूरा समझा दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। और यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक बच्चे को हम टॉपर बनाने का काम करने वाले हैं। तो सभी जुड़ जाइए इस चैनल को, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। हर एक सब्जेक्ट को हम इसी तरह आपको मजाकिया अंदाज में पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।